हेलो फ्यूचर नर्सिज, वेलकम बैक टू आवर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज डे 6। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। क्या आप जानते हैं कि सही न्यूट्रिशन और फीडिंग पेशेंट की रिकवरी और हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आप एक नर्स है या नर्सिंग स्टूडेंट है तो ये नॉलेज आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बैलेंस डाइट, थेरेपेटिक डाइट एंड फीडिंग मेथड इजी लैंग्वेज में, जिसे आप याद भी रख सकते हैं और एग्जाम्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मतलब बॉडी के लिए वो फूड और न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी, ग्रोथ और हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम इसमें से कर लेते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। डेफिनेशन: न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या है? जो फूड है उसकी साइंस है और इसका किसके साथ रिलेशन है? डायरेक्टली हमारे हेल्थ के साथ रिलेशन है। किसका? न्यूट्रिशन का। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड लेते हैं, उसको बाद में डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, हमारी बॉडी में यूज करते हैं। गुड न्यूट्रिशन essential for growth, repair, immunity, energy and prevention of disease। जो गुड न्यूट्रिशन होता है वो कैसे हेल्पफुल होता है हमारे लिए? वो हमारी ग्रोथ के लिए असेंशियल होता है, रिपेयरमेंट के लिए असेंशियल होता है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमें डिजीज से प्रिवेंट करता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट: ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर इन करेक्ट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, हेल्थ एंड एक्टिविटी लेवल। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो होती है जो हमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर एक करेक्ट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन में हमें प्रोवाइड करें। जो भी हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें प्रोवाइड करें। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, हेल्थ एंड एक्टिविटी लेवल। बैलेंस डाइट में यही बोला गया है, हमें जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनको एक करेक्ट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन में हमें प्रोवाइड करें, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। आगे इसके फंक्शन ऑफ ए बैलेंस डाइट क्या क्या फंक्शन होते हैं? प्रोवाइड एनर्जी। बैलेंस डाइट होती है और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन करते हैं? कार्ब्स एंड फैट्स, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। मेंटेन ग्रोथ एंड रिपेयर, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल है एंड रिपेयर करते हैं। कौन? प्रोटीन्स। रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेस, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज, जो भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, किसी भी चीज़ की कमी से डिजीज होती है उनको प्रिवेंट करते हैं और माल न्यूट्रिशन से हमें प्रिवेंट करते हैं। आगे है कंपोजिशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। इसमें न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे उसके फंक्शन और यहाँ पे सोर्सेज है, मतलब कौन कौन से वो फूड है जिससे हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 60%। जो हमारी बैलेंस डाइट है उसमें 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या होता है? मेन एनर्जी सोर्स, जो ये हमें मेन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारी बॉडी में हम पूरे दिन कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसके लिए एनर्जी यूज होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और इसके क्या क्या सोर्स है, किन किन फूड आइटम से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? राइस होगी, व्हीट, पोटैटो, ब्रेड्स। फिर सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 10 to 15%। ये किस लिए फंक्शन परफॉर्म करता है, किस लिए हेल्पफुल है? ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं उसकी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट में हेल्पफुल होता है। और इसके सोर्सेज क्या क्या है? पल्सेज, एग्स, बटर, नट्स। फिर थर्ड है फैट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 20 to 25%। एंड फंक्शन एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के।
इसका ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो भी विटामिन होते हैं ए डी ई के, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सोर्सेज है ऑयल, घी, बटर, नट्स। फिर फोर्थ है विटामिन, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी। ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है और इम्यूनिटी है उसको रेगुलेट करता है। सोर्सेज है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फिर है मिनरल्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स, नर्व्स, मसल्स। जो हमारी बोन्स होती है, नर्व्स होती है, मसल्स होती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सोर्सेज है मिल्क, फिश, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स। फिर है वाटर। वाटर तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। हमने पहले भी पढ़ा है ये डे 5 की सीरीज में, उसमें कैसे बताया गया था वाटर कितना हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने में। ये हमें 2 to 3 लीटर पर डे हमें इतना वाटर कंज्यूम करना चाहिए, 2 से 3 लीटर तक एक दिन में। आगे इसके क्या क्या फंक्शन है, टेम्परेचर रेगुलेट करना, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है, एंड सोर्सेज ड्रिंकिंग वाटर एंड सूप्स। फिर लास्ट है फाइबर, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, एड्स डाइजेशन। ये हमें कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, उससे प्रिवेंट करता है। होल ग्रेन्स एंड सैलड्स, ये इसके सोर्सेज है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट। क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स, नॉट सिंगल फूड प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स लेने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल फूड होता है, फूड आइटम, वो हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे हमने ऊपर टेबल में पढ़ा है, सभी न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जितने भी सोर्स है उनका अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसलिए हमें सिर्फ एक फूड पे, एक टाइप के फूड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें वैरायटी ऑफ फूड्स लेने चाहिए। सेकेंड है प्रॉपर मील टाइमिंग। जो हम जिस टाइम हम मील लेते हैं, जिस टाइम हम अपनी डाइट लेते हैं, उसकी प्रॉपर टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दिन में 10 बार ले रहे हैं, कभी कभी ले रहे हैं, उसका प्रॉपर टाइम होना चाहिए। कैलोरीज रिक्वायरमेंट एज पर एज, सेक्स एंड एक्टिविटी। जो हमें फूड लेते हैं, हम डाइट लेते हैं, वो कैलोरीज के बेस्ड होनी चाहिए। और कैलोरीज किसके बेस्ड होती है, एज, सेक्स, एक्टिविटी। ये इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलोरीज देखते हैं। जैसे चाइल्ड में 1200 to 1600 किलो कैलोरीज पर डे। एक बच्चे को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए एक दिन में, 1200 से 1600। और अडल्ट को 2400 से 2600 किलो कैलोरीज पर डे। एंड अडल्ट फीमेल 2000 to 2200 किलो कैलोरीज पर डे। और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन होती है, उसको 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। मॉडरेट, अवॉइड एक्सेस फैट, शुगर एंड साल्ट। और जो एक्सेस फैट होता है या शुगर और साल्ट होता है, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। सेफ हाइजीन फूड प्रिपेयर। जो हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। आगे थेराप्यूटिक डाइट। आगे थेराप्यूटिक डाइट कर लेते हैं, क्या होता है। A therapeutic diet is a planned modification of normal diet used in treatment of disease। इसमें क्या बोला गया है कि थेराप्यूटिक डाइट वो डाइट होती है जिसको हम नॉर्मल डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। और क्यों मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हम किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के लिए उस डाइट का मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इट में इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, चेंजिंग न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन। जो न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन होते हैं हम उनको चेंज करते, किसी के अमाउंट ज़्यादा करते, किसी कम करते, इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एडजस्टिंग फूड कंसिस्टेंसी। जो फूड की कंसिस्टेंसी होती है हम उसको एडजस्ट करते, जैसे सॉफ्ट हो गया, लिक्विड हो गया। थर्ड है कंट्रोलिंग मील साइज एंड टाइमिंग। जो डाइट है उसका साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी टाइमिंग को मेंटेन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इन 3 मेथड से जो थेराप्यूटिक डाइट है उसमें बैलेंस डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं और थेराप्यूटिक डाइट बनाते हैं, ताकि किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। टाइप ऑफ थेराप्यूटिक डाइट कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट है रेनल डाइट। ये मेनली किडनी पेशेंट के लिए होती है, जिसको किडनी डिजीज हो रखी हो। इट रेड्यूस
किडनी वर्कलोड, प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये डाइट किस लिए हेल्पफुल होती है? जो किडनी का वर्कलोड है उसको कम कर देती है, फ्लूइड ओवरलोड से प्रिवेंट करती है एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। इसलिए हमें किडनी पेशेंट को रेनल डाइट देनी पड़ती है। डाइटरी मॉडिफिकेशन, हम इस डाइट में क्या क्या चेंज करते हैं? नॉर्मल डाइट में लो प्रोटीन, प्रोटीन के अमाउंट कम कर देते हैं, लो सोडियम एंड लो पोटेशियम, जो पोटेशियम एंड सोडियम है इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी भी अमाउंट कम कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, हम जो फ्लूइड है उसकी भी अमाउंट कम करते हैं। अवॉइड बनाना, ऑरेंज एंड पोटैटो, टोमेटो, डेयरी एंड कोला, हम इसको बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। और लोग क्या क्या करते हैं? राइस, एप्पल, कैबेज एंड पियर्स, हम ये पेशेंट को देते हैं। अब आगे चलते हैं। सेकंड है कार्डियक डाइट। जैसे नाम से पता लग रहा होगा ये किस लिए होते हैं? हार्ट पेशेंट के लिए। हार्ट डिजीज होगी जैसे हाइपरटेंशन, एडीसी, एचएफ। इसमें क्या है? मेंटेन कार्डियक फंक्शन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, प्रिवेंट अथेरोस्क्लेरोसिस। ये मेनली जो कार्डियक फंक्शन है उसको अच्छे से मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? कार्डियक डाइट। और बीपी को कंट्रोल करती है और भी बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट करती है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन होती है डाइट में? लो फैट होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, लो साल्ट, हाई फाइबर फूड होते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील होती है, स्मॉल मील होती है। और अवॉइड क्या क्या करते हैं? फ्राइड फूड, रेड मीट, पिकल्स, जंक फूड। एंड अलो क्या करते हैं? ओट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश ऑयल। ठीक है, हम पेशेंट को ओट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं एंड फिश ऑयल देते हैं। थर्ड है डायबिटिक डाइट। ये मेनली डायबिटीज पेशेंट के लिए होती है और ये कंट्रोल कार्ब्स, प्रेफर कम्प्लेक्स कार्ब। हम जो कार्ब्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। नो शुगर, नो स्वीट्स होती है, ये बिल्कुल अवॉइड होती है। शुगर तो देनी ही नहीं होती पेशेंट को। हाई फाइबर डाइट, मॉडरेट प्रोटीन, जो फाइबर होगा वो हाई होगा, मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन होता है। फिक्स्ड मील होती है, 5 to 6 स्मॉल मील्स होती है। और लोग क्या करते हैं? ओट्स, ब्राउन राइस, पल्सेस, ग्रीन वेजीज एंड अवॉइड क्या करते हैं? स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, ये सभी चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं पेशेंट के लिए। फोर्थ है लीवर डिजीज डाइट, जो कि हेपेटिक सिरोसिस के लिए होती है। जिनको लीवर डिजीज होती है उनके लिए बनाई गई है। हाई कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, इसमें पेशेंट को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो हम इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं एनर्जी के लिए। मॉडरेट प्रोटीन, प्रोटीन की अमाउंट हम मॉडरेट रखते हैं। लो फैट, स्ट्रिक्ट नो अल्कोहल, फैट की अमाउंट कम करेंगे। और अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल तो किसी को भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। फिर है जीआई डिसऑर्डर, इसमें हो सकता है अल्सर। ब्लैंड सॉफ्ट डाइट, नो स्पाइसी, हम किसी भी तरह का स्पाइसी फूड नहीं देते, सॉफ्ट डाइट देते और ब्लैंड डाइट देते जिसको जीआई डिसऑर्डर है। फिर है डायरिया, भी एक टाइप है जीआई डिसऑर्डर का। डायरिया में क्या देते हैं हम? ओआरएस, राइस, बनाना, कर्ड। और अवॉइड क्या करते हैं? मिल्क एंड फ्राइड फूड, ये अवॉइड करते हैं डायरिया पेशेंट को। फिर थर्ड है कॉन्स्टिपेशन, हाई फाइबर डाइट देंगे और वाटर की अमाउंट ज़्यादा रखेंगे। फिर सिक्स्थ है ओबेसिटी डाइट, जो ओवरवेट होते हैं उनको लो कैलोरीज डाइट देंगे। 1200 to 1500 किलो कैलोरीज पर डे, लेस फैट एंड लेस शुगर होंगे। हाई फाइबर फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे। सेवंथ है प्रोटीन मॉडिफाइड डाइट। हाई प्रोटीन डाइट किसको देंगे? बर्न, माल न्यूट्रिशन, पोस्ट सर्जरी, ये हाई फाइबर डाइट देंगे बर्न पेशेंट को जिनको माल न्यूट्रिशन या सर्जरी के बाद। और इसका सोर्सेज क्या होता है? मिल्क, एग्स, पल्सेज। एंड फिर लो प्रोटीन डाइट फॉर किडनी पेशेंट, लीवर फेलियर, मोर कार्ब्स एंड फैट इनटेक। ठीक है, जिनके किडनी पेशेंट है या लीवर पेशेंट है उनको लो प्रोटीन डाइट देते हैं। आगे है नर्सिस के रोल, क्या क्या रोल्स रहने वाले हैं? असेस पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड डिजीज कंडीशन, जो पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस है और डिजीज कंडीशन उसको असेस करेंगी। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट डाइट रिस्ट्रिक्शन, पेशेंट को और उसकी फैमिली को डाइट के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन कौन सी डाइट रिस्ट्रिक्ट की गई है। इंश्योर कंप्लायंस विद थेरेपेटिक डाइट, जो थेरेपेटिक डाइट है उसको इंश्योर करेंगे।
मॉनिटर इनटेक आउटपुट वेट एंड लैब वैल्यूज़। जो पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मॉनिटर करेंगी, पेशेंट का वेट मॉनिटर करेंगी और जो लैब वैल्यूज होंगी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उनको मॉनिटर करेंगी। फिर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट सिंस मैनी डाइट आर रिस्ट्रिक्टेड। अगर पेशेंट की बहुत सारी डाइट है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है तो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर लास्ट है कोलैबोरेट विद फिजिशियन एंड डाइटिशियन। ये भी नर्स का रोल रहता है कि वो फिजिशियन और डाइटिशियन के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सके। और नर्सेज याद रखिए, थेरापेटिक डाइट प्रिस्क्राइब करना डॉक्टर के ऑर्डर से होता है, लेकिन पेशेंट को एजुकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फीडिंग मेथड। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फीडिंग मेथड का यूज होता है, जैसे कि ओरल फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ओरल फीडिंग देखते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड होता है, पेशेंट खुद या नर्स की हेल्प से माउथ के थ्रू फूड लेता है। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड बाय माउथ। जब भी फूड का या फ्लूइड का माउथ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाए उसको हम ओरल फीडिंग बोलते हैं। इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं? कॉन्शियस पेशेंट हु कैन स्वेलो सेफली। पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए ताकि वो खुद से निगल सके। एडिक्वेट गैग एंड कफ रिफ्लेक्स होना चाहिए। फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होना चाहिए, अच्छे से जो जीआई ट्रैक होता है वो अच्छे से फंक्शनल होना चाहिए। आगे प्रोसीजर क्या क्या रहता है? वॉश हैंड्स, वियर ग्लव्स एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। हम अच्छे से हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स वियर करेंगे और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। पोजिशनिंग पेशेंट अपराइट एट 45 to 90 हाई फाउलर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। जो हम पेशेंट है उसको हाई फाउलर पोजिशनिंग प्रोवाइड करेंगे जो कि 45 to 90 डिग्री के एंगल से होती है, ताकि उसको किसी भी प्रकार का एस्पिरेशन ना, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हाई फाउलर पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। चेक डाइट ऑर्डर। जो डाइट प्रिस्क्राइब की गई है वो चेक करेंगे। टाइप ऑफ डाइट, कंसिस्टेंसी एंड क्वांटिटी हम अच्छे से चेक करेंगे। फीड इन स्मॉल अमाउंट्स, अलो द पेशेंट टू च्यू एंड स्वेलो प्रॉपरली। जो फीड करेंगे पेशेंट को वो स्मॉल अमाउंट में करेंगे और पेशेंट को प्रॉपर टाइम देंगे ताकि वो च्यू कर सके एंड स्वेलो कर सके। ये नहीं कि हम फास्ट बस उसको खिलाए जा रहे हैं और वो अच्छे से निगल ही नहीं पा रहा। कीप सक्शन इक्विपमेंट रेडी फॉर चोकिंग केस। अगर वो किसी भी तरह से चोकिंग केस हो जाता है, मतलब वो खाना किसी नली में फंस जाता है, तो उस टाइम हमें सक्शनिंग करवानी पड़ती है। तो इसलिए जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं हम उसको रेडी रखेंगे पहले से ही। 6th है मेंटेन ओरल हाइजीन आफ्टर फीडिंग। जब भी पेशेंट को फीडिंग करवाते हैं उसके बाद हम उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं। आगे है प्रिकॉशन। क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे हम? मॉनिटर फॉर साइन ऑफ चोकिंग और एस्पिरेशन। हम जो चोकिंग और एस्पिरेशन के साइन हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ऑब्जर्व फॉर डिफ़िकल्टी स्वेलिंग। हम देखेंगे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही खाने को निगलने में। प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वीक और डिसेबल पेशेंट। जो भी पेशेंट वीक होते हैं या डिसेबल होते हैं हम उसको असिस्ट करेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ओरल फीडिंग के टाइम? एस्पिरेशन, निमोनिया हो सकता है। माल न्यूट्रिशन इफ़ इनटेक इन इनसफिशिएंट। अगर प्रॉपर अमाउंट में हम फूड नहीं देंगे तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन इफ फ्लूइड इनटेक इज इनएडिक्वेट। अगर प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड नहीं ले रहा है पेशेंट तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसमें हमने मेनली सीखा जो भी हम फूड देंगे वो छोटे प्रोपोर्शन में होना चाहिए, स्लो फीडिंग होनी चाहिए, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं एनजी ट्यूब फीडिंग। इसका हम क्यों यूज करते हैं? जब पेशेंट ओरल फीड नहीं ले सकता तो हम एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। हम इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। फीडिंग थ्रू ए ट्यूब इंसर्टेड बाय द नोज इनटू द स्टमक। इसमें क्या बोला गया है कि हम जो पेशेंट को एक ट्यूब के थ्रू फीड करवाते हैं और वो ट्यूब हमारी नोज से स्टमक में जाती है, उसको हम नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग बोलते हैं। एक ट्यूब के थ्रू फीड करवाना पेशेंट को। इंडिकेशन क्या क्या है? पेशेंट अनेबल टू स्वेलो। जब पेशेंट खुद से खाना निगल ना पाए, किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो या पोस्ट स्ट्रोक हो। शॉर्ट टर्म फीडिंग रिक्वायरमेंट। अगर पेशेंट को शॉर्ट टर्म फीडिंग रिक्वायरमेंट है लेस देन 4 to 6 वीक,
सीवियर इलनेस और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, या किसी भी पेशेंट को सीवियर इलनेस हो या ऑपरेशन के बाद का पेशेंट हो, उसको हम एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। आगे प्रोसीजर कर लेते हैं। वॉश हैंड्स, वेयर ग्लव्स एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। हम अपने हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे, ग्लव्स वेयर करेंगे और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। मेजर ट्यूब लेंथ, हम उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको रेडी करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे और ट्यूब को मेजर करेंगे। ट्यूब को कैसे मेजर करते हैं, ट्यूब को बाहर निकाल के पेशेंट की नोज पे रखेंगे, नोज से ईयरलोब तक लेके जाएंगे और ईयरलोब से चेस्ट में एक पॉइंट होता है जाइफोइड प्रोसेस, ठीक है, जिफोइड प्रोसेस बोलते हैं, जो स्टर्नम का लास्ट पार्ट होता है, उससे हम लेंथ मेजर करेंगे। एंड लुब्रिकेट द टिप एंड जेंटल इंसर्ट थ्रू नोस्ट्रिल्स, जो ट्यूब है उसकी टिप को लुब्रिकेट करेंगे और नोज के थ्रू उसको इंसर्ट करेंगे जेंटली। कंफर्म प्लेसमेंट, जब उसको इंसर्ट कर देंगे हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है कि ये सही से प्लेस हुई या नहीं। उसके लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, जैसे एस्पिरेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट। जो एस्पिरेशन होगा उसको चेक करेंगे, उसकी पीएच लेस देन 5.5% होंगी, या एक्सरे से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फीड स्लोली यूजिंग सीरिंज और फीडिंग पंप, जब भी हम फीड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसको हम स्लोली करेंगे और फीड स्टार्ट करने से पहले हम सिरिंज में 25 to 30 ml वाटर इंसर्ट करेंगे। ये बोला गया। अब आगे, फ्लश ट्यूब विद 20 to 30 ml ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग, ठीक है। आगे 7 स्टेप है, कीप हेड ऑफ बेड एवेलेटेड 30 to 45 ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग, जो पेशेंट का हेड होगा उसको 30 to 45 डिग्री एंगल पर रखेंगे। आगे इसमें क्या क्या प्रिकॉशन देखेंगे। अवॉइड फोर्सिंग द ट्यूब, जब भी हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो हमें फोर्स नहीं करना। एंश्योर करेक्ट प्लेसमेंट बिफोर ईच फीड, जब भी हम फीड करवाएंगे पेशेंट को, हर एक फीड से पहले हमें पेशेंट की जो ये ट्यूब है उसकी प्लेसमेंट को चेक करेंगे कि ये करेक्टली प्लेस हुई है या नहीं। मॉनिटर फॉर एब्डोमेन डिस्टेंशन और वोमिटिंग, मॉनिटर करेंगे किसी भी वोमिटिंग के लिए या एब्डोमेन डिस्टेंशन तो नहीं। आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, एस्पिरेशन, निमोनिया, नेजल इरिटेशन और एपिस्टैक्सिस, ट्यूब ब्लॉकेज एंड डिसलॉजमेंट, ये सभी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है एनजी ट्यूब फीडिंग के टाइम। आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पेरेंटल फीडिंग। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट का गट यूज नहीं हो सकता तो हम डायरेक्टली ब्लड में न्यूट्रिएंट्स देते हैं पेशेंट को। तो हम अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन इंट्रावेनसली बाय पासिंग द जीआई ट्रैक्ट, इसमें क्या बोला गया है, हम पेशेंट को न्यूट्रिशन देते हैं आईवी के थ्रू, और इसके टाइप होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सबसे पहले पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन कर लेते हैं, जिसको पीपीएन भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है थ्रू पेरिफेरल वेन, और ये जो होता है ये पेरिफेरल वेन के थ्रू दिया जाता है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है, लॉन्ग टर्म होता है वाई सेंटर्ड वेन, और ये सेंटर्ड वेन के थ्रू दिया जाता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। और कौन सी होती है सेंट्रल वेन, जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन एंड पीआईसीसी लाइन। आगे इसकी इंडिकेशंस कर लेते हैं। नॉन फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हम जो ये पेरेंटल न्यूट्रिशन है, पेरेंटल फीडिंग है, ये किस किस को देते हैं, जब किसी भी पेशेंट का जीआई ट्रैक होता है वो फंक्शनल ना हो, अच्छे से फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो, प्रॉन्ग्ड फास्टिंग हो, किसी भी पेशेंट को सीवियर माल न्यूट्रिशन हो रखी हो या बहुत लंबे टाइम तक उसने फास्ट रखा हो, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, किसी भी ऑपरेशन के बाद का पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट ओरल एनजी फीडिंग, और वो टॉलरेट ना कर पा रहा ओरल फीडिंग और एनजी फीडिंग को, उस टाइम भी हम पेरेंटल फीडिंग करवाते हैं। क्रिटिकली इलनेस रिक्वायर हाई न्यूट्रिएंट सपोर्ट, कोई भी इलनेस क्रिटिकल हो और जिसको
हाई न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, हम उसको पेरेंटल फीडिंग करवाते हैं। ये सभी उसके इंडिकेशंस है। आगे प्रोसीजर कर लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। असेस पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड, वेट एंड लैब वैल्यूज। हम सबसे पहले पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड को असेस करेंगे, उसका वेट असेस करेंगे और लैब वैल्यूज जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे हम उसको असेस करेंगे। सेकंड है यूज एसेप्टिक टेक्निक फॉर आईवी लाइन इंसर्शन। जब हम आईवी लाइन इंसर्ट करेंगे तो एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे। थर्ड है प्रिपेयर न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग। जो हम पेरेंटल फीडिंग तैयार करेंगे उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होगा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, लिपिड, एमल्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। फिर फोर्थ स्टेप है स्टार्ट इन्फ्यूजिंग स्लोली। जो इन्फ्यूज करेंगे हम वो स्लोली करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड टॉलरेटेड। जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करने लग जाए हम उसकी स्पीड, उसका रेट इंक्रीज कर देंगे। मॉनिटर वाइटल साइन एंड ब्लड ग्लूकोज। हम बार बार वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को, लीवर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करेंगे, साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसिस। और हम देखेंगे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा पेशेंट को। आगे है कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस एट आईवी साइट, किस जो आईवी साइट होती है उस पर पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें जो ग्लूकोज का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे देते हैं तो। लीवर डिसफंक्शन विद लॉन्ग टर्म यूज। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म यूज करते तो जो लीवर है वो डिसफंक्शन हो सकता है। अब हम कुछ टिप्स कर लेते हैं क्विक रिविजन के लिए। फीडी टाइप ओरल। रूट क्या होता है इसका, माउथ। इंडिकेशन क्या होती है, पेशेंट कॉन्शियस हो एंड कैन स्वेलो। की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन होता है और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फिर सेकंड है एनजी ट्यूब, जिसको हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। इसका रूट क्या होता है, नोज से स्टमक तक, ठीक है, नोज से स्टमक तक। इंडिकेशन अनेबल टू swallow, जो पेशेंट खुद से निगल नहीं सकता। एस्पिरेशन, नोज इंजरी, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है एंड ड्यूरेशन इज शॉर्ट। फिर थर्ड है पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसका रूट होता है आईवी एंड इंडिकेशंस क्या क्या होती है, नॉन फंक्शनल जीआई ट्रैक एंड क्रिटिकल पेशेंट। कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसको इन्फेक्शन हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होती है एंड ड्यूरेशन इज लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। फ्यूचर नर्सिस, ये था हमारा डे 6 न्यूट्रिशन एंड फीडिंग सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ताकि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज के नेक्स्ट डे मिस ना करें। और जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं इन सभी के नोट्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कमेंट में बताइए आप कौन सा डाइट या फीडिंग मेथड पे ज़्यादा क्लियरिटी चाहते, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना सकूँ। मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप केयरिंग।